मैं सबसे पहले एक पारदर्शी और सुचितापूर्ण प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे सभी अभ्यर्थियों को हृदय से बधाई देता हूं, उनके अभिभावकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को, जिन्होंने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से इन 12 विभागों की नियुक्ति की प्रक्रिया को एक समय सीमा के अंदर पूरा करते हुए प्रदेश के इन युवा ऊर्जा के प्रतीक, इन प्रतिभाशाली युवाओं को उत्तर प्रदेश शासन का विभिन्न विभागों का हिस्सा बनाया है। मेरे लिए और भी प्रसन्नता का क्षण है, जब नियुक्ति पत्र वितरित हो रहे थे, मेरी इच्छा थी कि जो 1377 अभ्यर्थी हैं, उन सभी को मैं यहां पर नियुक्ति पत्र वितरित करूं, लेकिन आपकी भी और मेरी भी समय की एक सीमा है। लेकिन जिन भी लोगों को यहां पर नियुक्ति पत्र हम लोगों ने वितरित किए, मैं पूछ रहा था उन लोगों से कि भाई आप कौन जनपद के रहने वाले हैं। मैं देख रहा था, उसमें बिजनौर का भी था तो गाजीपुर का भी था, चंदौली का भी था, ललितपुर का है तो सिद्धार्थनगर का भी है। यानी हर जनपद का प्रतिनिधित्व इन नीतियों में आपको दिखता होगा। न जाति का भेद, न क्षेत्र का, न किसी प्रकार का न भेद, केवल प्रतिभा और आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए प्रतिभाशाली युवाओं को नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ जोड़ करके प्रदेश की इस नियुक्ति की प्रक्रिया के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मिशन रोजगार के अभियान को आगे बढ़ाते हुए इन प्रतिभाशाली युवाओं की ऊर्जा और प्रतिभा का लाभ लेते हुए उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर तेजी के साथ आगे बढ़ाना, और आज वह लक्ष्य हमारे लिए अब बहुत नजदीक दिखता है। कनेक्टर जो है वो ठीक है, लेकिन हम लोगों ने लक्ष्य को प्राप्त किया है। आप देखते देखते तो ध्यान नहीं देंगे तो छोड़ देंगे। बहनों और भाइयों, पिछले 7-7.5 वर्ष के अंदर नियुक्ति की जो प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुचितापूर्ण तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ी है, क्या आज से 7-7.5 वर्ष पहले क्या यह संभव था क्या? और उस समय जिस प्रकार की अराजकता थी, आप सोचो कि हम लोग 6.5 लाख से अधिक सरकारी नियुक्ति प्रदेश के युवाओं को देते हैं। इन युवाओं ने अपनी ऊर्जा और प्रतिभा का लाभ प्रदेश को दिया है। आज जब हमारे पास मैन पावर की कमी पूरी हुई, तो यही प्रदेश जो देश के विकास का बैरियर माना जाता था, आज सरपट तरीके से दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही प्रदेश जो बैरियर था, आज देश के विकास का ग्रोथ इंजन बना है। 2017 के पहले जो लोग प्रदेश में लूट खसोट मचाए थे, आज जब उनके सपनों पर पानी फिर चुका है, तो अब टीपू भी चले सुल्तान बनने। सपना देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं। आपने देखा होगा ना, आज से 8-10 वर्ष पहले एक धारावाहिक आया था, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। सपना देखना, वैसे भी इन लोगों को सपने ही दिखाई देते हैं। सपने देखने की इन लोगों की आदत रही है, क्योंकि तब जब जनता ने इन्हें अवसर दिया था, तब उन्होंने प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में कोई गुरेज नहीं की थी। पहचान का संकट खड़ा किया था, पहचान का संकट खड़ा किया था प्रदेश के सामने, युवाओं के सामने, व्यापारियों के सामने, यहां के उद्यमियों के सामने। और इन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था। आज तो मैं देख रहा था, ये युवा
आज तो चाहे वह किसी भी जिले का हो, आज नियुक्ति प्राप्त करने का अधिकारी दिखता है, बेझिझक आ सकता है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपकी प्रतिभा है, आप सिलेक्शन हो गए, आप में क्षमता थी, आपका सिलेक्शन हो गया, कोई आपके मार्ग में बैरियर नहीं बना। और आपकी योग्यता और क्षमता के बाद भी अगर कोई बैरियर बनता तो उसी बैरियर को हटाने के लिए तो हम लोग हैं, ये मंच है, उसी बैरियर को हटाने के लिए हम लोग यहां पर आए हैं। और आगे भी हम इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं प्रदेश के युवाओं को कि उनकी योग्यता और क्षमता के सामने अगर कोई बैरियर बनेगा, उस बैरियर को हटाएंगे, उस बैरियर को तोड़ेंगे। और जो लोग फिर भी बेईमानी और भ्रष्टाचार फैलाएंगे तो उनकी संपत्ति को कुर्क करके गरीबों में वितरित करने का काम भी करेंगे, कोई गुरेज नहीं करेंगे। जिन लोगों को अवसर मिला उन्होंने पहले पहचान का संकट खड़ा किया अपनी अराजक गतिविधियों से, अपने भ्रष्टाचारी गतिविधियों से, और फिर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने का काम भी किया था। प्रदेश के शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल को आपस में ही लड़ाने का काम किया। पहले जाति जाति को लड़ाया, फिर वर्ग, मत और मजहबों को आपस में ही भिड़ाने का काम किया। महीनों महीनों दंगों की आग में झुलसता रहा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जब शांति और सौहार्द नहीं रहेगा, कोई निवेश क्यों करेगा? विकास कैसे हो पाएगा? पहचान का संकट खड़ा होगा, हर तबके का व्यक्ति तबाह होगा। और आज ये लोग फिर से अपना रंग और रोगन बदल करके फिर नए रूप में आपके सामने प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए फिर से आना चाहते हैं। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए, दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। और इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार ने जो प्रक्रिया अपनाई है पारदर्शी तरीके से, अपेक्षा भी हम यही रखते हैं। जनता से जुड़े हुए कोई भी कार्य कोई देर नहीं होनी चाहिए। ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जब हम लोग आए थे, यानी व्यवसाय की सुगमता जब हम लोग आए थे 17 में 14वें नंबर पर उत्तर प्रदेश था। आज हम अचीवर स्टेट हैं। 1 और 2 की लड़ाई में उत्तर प्रदेश आज आगे बढ़ रहा है, तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। ये वही प्रदेश है जिसमें वेतन देने के लिए पैसा नहीं था। आज हम रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में देश के सामने सबसे बड़ी आबादी है, वेतन की कोई समस्या नहीं, भत्तों की कोई समस्या नहीं, विकास के लिए किसी भी पैसे की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। हम सड़क भी बना रहे हैं, बिजली भी पहुंचा रहे हैं, जनता के लोक कल्याणकारी कार्यक्रम को भी आगे बढ़ा रहे हैं। 1 करोड़ परिवार तो ऐसे हैं जिनको 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा डबल इंजन की सरकार प्रदान कर रही है। ये तभी कर पा रहे हैं जब प्रदेश के पास पैसा है। भीख मांग के दान नहीं दिया जाता है, ये जब क्षमता है तब सरकार इसको कर पा रही है। कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से बेटी के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए 25,000 रुपए सरकार उपलब्ध करवा रही है। इसलिए क्योंकि प्रदेश के पास पैसा है। सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से बेटी की शादी के लिए प्रदेश सरकार पैसा उपलब्ध करवा रही है, बिना भेदभाव के उपलब्ध करवा रही है। इसलिए क्योंकि प्रदेश के पास पैसा है। हम लोग अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति, दिव्यांगजन, इन सभी को स्कॉलरशिप उपलब्ध करा रहे हैं और पहले की तुलना में कई ज्यादा उपलब्ध करा रहे हैं। इसलिए क्योंकि प्रदेश के पास पैसा है और इस पैसे का उपयोग करते हुए हम लोग आज प्रदेशवासियों को लगातार उनके जीवन में परिवर्तन लाने का काम कर रहे हैं। पहले
प्रदेश में जब दंगे होते थे, अराजकता थी, तो एयर कनेक्टिविटी जोड़ के करेंगे क्या? हवाई जहाज से आएगा कौन? कोई नहीं आता था। आज तो 2 एयरपोर्ट से हम 9 एयरपोर्ट को तो क्रियाशील कर चुके हैं। 10 नए एयरपोर्ट पे हमारे कार्य चल रहे हैं। जो एयरपोर्ट 9 चल रहे हैं, इनमें से 4 तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। 5वां भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी हम उत्तर प्रदेश के अंदर जेवर में बना रहे हैं। आखिर यह काम लंबे समय तक प्रदेश में शासन करने वाली कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी क्यों नहीं कर पाई? इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं दे पाए? ये तो बिजली देने में भेदभाव करते थे, ये लोग तो सड़क बनाने में भेदभाव करते थे, ये लोग तो नौजवानों को नौकरी देने में भेदभाव करते थे। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं भी बैठा हुआ था यहां पे, ओम प्रकाश राजभर जी मुझे बता रहे थे कि पहली बार पंचायती राज विभाग में किसी राजभर की नियुक्ति हो रही है। और मुझे लगता है तो देखे उन्होंने पीड़ा, राजभर, एक राजभर नौजवान की नियुक्ति, ये चीजें दिखाती है पारदर्शी तरीके से नियुक्ति हो रही है। आखिर वह नौजवान भी तो होगा, वह भी तो प्रदेश का हिस्सा है, क्यों नहीं उसकी नियुक्ति होनी चाहिए थी? मैं देख रहा था नियुक्ति पत्र, जब मैं देख रहा था, प्रयागराज का एक नौजवान और एक बेटी, दोनों नियुक्ति पत्र प्राप्त किए, दोनों अनुसूचित जाति से जुड़े हुए थे। इनका भी पहले अधिकार होता था, क्यों नहीं इनको नियुक्ति पत्र मिलती थी? कारण था नियत साफ नहीं थी। चाचा और भतीजे में होड़ लगती थी वसूली को लेकर के, कौन कितना वसूल कर ले। एरिया बटे हुए थे। मैं देख रहा हूं ना इस समय कुछ आदमखोर भेड़िया प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में उत्पात मचा रहे हैं, और कमोबेश यही स्थिति 2017 के पहले प्रदेश की थी। ये लोग उस समय कितनी तबाही मचाए हुए थे, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इनके भी एरिया बटे हुए थे वसूली के, कहीं चाचा कहीं भतीजे, महाभारत के सारे रिश्ते थे, सारे रिश्ते। फेल हो जाएगा। महाभारत का दूसरा दृश्य यहां देखने को मिलता था, और वही दृश्य उस समय भी देखने को मिलता था। बहन और भाइयों, मैं तो केवल आपसे एक ही बात कहूंगा, ये जो लोग बोलते हैं, इनको अवसर दिया गया था, जब उन्होंने नहीं किया है, और जब इन्हें अवसर मिला है कि वो लूट खसोट किए हैं, तो इनको फिर से ये लोग कुछ भी बोले, कभी विश्वास करने की आवश्यकता नहीं। ये लोग बोलते रहेंगे, क्योंकि इनके पास अब बोलने के सिवाय कुछ भी नहीं बचा हुआ है। जनता इनको देख चुकी है, इनका गुंडागर्दी देख चुकी है, इनकी अराजकता देख चुकी है, इनके द्वारा किए जाने वाले अमर्यादित आचरण को देख चुकी है। हमें सावधान होकर के केवल एक लक्ष्य होकर के कार्य करना है, और लक्ष्य है जिस विभाग में हम नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं, उस विभाग को सर्वोत्तम विभाग के रूप में स्थापित करना। और इनके बाद सुश्री अर्चना यादव। इनके सपनों को पंख लगाता सुश्री अर्चना यादव। इनके बाद शिवानी भारतीय, इन्हें भी टैबलेट प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कर कमलों से। श्री नीरज कुमार सिंह इनके बाद जाएंगे। श्री नीरज कुमार सिंह मंच पर, जोरदार तालियों से इनका उत्साह बढ़ाइए। श्री योगेंद्र कुमार, इंदु यादव जी, इन्हें भी टैबलेट, और प्रियंका पाल जी, इन्हें भी टैबलेट प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। इसके बाद स्मार्टफोन कोनिका मौर्य जी को, धनंजय मिश्र जी को स्मार्टफोन, तालियां आपकी बजती रहे। रिया सिंह, आपका भी नंबर आएगा, जो लोग सामने हैं। स्मार्टफोन इन्हें, रिया राय, इन्हें भी स्मार्टफोन। लक्ष्मी गिरी
स्मार्टफोन और हर्षिता से स्मार्टफोन। इसके बाद आंचल समूह, अंशिका समूह और उजाला समूह को RF व CIF के माध्यम से श्रीमती करिश्मा सरोज, श्रीमती चंद्रमा देवी और श्रीमती गीता देवी। बहुत जोरदार तालियां हमारी इन बहनों के लिए, बहुत मेहनत करती हैं अपने अपने क्षेत्र में। और इनके बाद मंच पर आएंगी श्रीमती भगवंती, श्रीमती प्रीति साहू, श्रीमती आशा देवी। इनके समूह है मां शारदा समूह, मां संतोषी समूह, CCS के माध्यम से इन्हें। और इनके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना की चाबी प्रदान कर रहे श्रीमती सुजाता देवी को सांगडीव से हमारे बीच में है। इसके बाद श्री कुणाल कुमार गुप्ता, श्री आनंद कुमार, मधुश्री आनंद, श्री अविनाश त्रिपाठी, श्री दिनेश कुमार। और इसके बाद ऋण जिन्हें प्रदान किया जा रहा है श्री संतोष सिंह इंडियन ओवरसीज बैंक से और श्रीमती अर्चना जायसवाल बैंक ऑफ बड़ौदा से इन्हें ऋण दिया जा रहा है। बहुत जोरदार तालियां सभी लाभार्थियों के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए बहुत जोरदार तालियों का अभिवादन करती हूं मैं। और विभिन्न लोक कल्याणकारी और अब माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध कि विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास बटन दबाकर करने की कृपा करें। करोड़ की 407 विकास परियोजनाओं का माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से लोकार्पण और शिलान्यास। और अब बड़े आदर और सम्मान के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि आज हम सबको प्रयाग की जनता को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बहुत जोरदार तालियों से उनका स्वागत और अभिनंदन। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। प्रयागराज के फूलपुर में आयोजित आज के इस रोजगार मेला स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना में युवाओं के तकनीकी सक्षमता के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण के आज के इस कार्यक्रम और नए स्टार्टअप और नए उद्यमियों के लिए ऋण मेला के लिए और प्रयागराज और खासतौर पर फूलपुर की विकास परियोजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आयोजित समारोह में प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, प्रदेश के औद्योगिक विकास विभाग के मंत्री श्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी, प्रदेश सरकार के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग, खादी और ग्रामोद्योग विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, प्रदेश के परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री दिलीप पटेल जी, लोकप्रिय सांसद श्री प्रवीण पटेल जी, माननीय सांसद भदोई श्री विनोद विंद जी, भारतीय जनता पार्टी की जिला की अध्यक्ष श्रीमती कविता पटेल जी,
विनोद प्रजापति जी, श्री राजेंद्र प्रसाद मिश्र जी, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीके सिंह जी, पूर्व सांसद श्रीमती केसरी देवी पटेल जी, माननीय विधायकगण श्री गुरु प्रसाद मौर्य जी, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और माननीय विधायक श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, महापौर श्री गणेश केसरवानी जी, विधान परिषद सदस्य श्री केपी श्रीवास्तव जी, माननीय विधायकगण श्री राजमणि कोल जी, वाचस्पति जी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अमरनाथ यादव जी, उत्तर मौर्य जी, माननीय विधायक पीयूष रंजन निषाद जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रयागराज और खासतौर पर फूलपुर के सभी उपस्थित नागरिकगण, युवा ऊर्जा के धनी मेरे सभी युवा साथियों, बहनों और भाइयों, एक साथ इतने बड़े रोजगार मेले के माध्यम से, विकास परियोजनाओं के माध्यम से मुझे प्रयागराज की धरती को प्रणाम करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस अवसर को प्रदान करने के लिए फूलपुर की धरती को, प्रयागराज की धरती को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। जिन नौजवानों को आज रोजगार के लिए नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है, जिन युवाओं को नए स्टार्टअप स्थापित करने के लिए आज यहां पर ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिन युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनने के लिए स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत राज्य शासन की ओर से टैबलेट और स्मार्टफोन प्रदान किया जा रहा है और प्रयागराज के हमारे जनप्रतिनिधियों की भागीदारी के कारण विकास की जिन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है, इसके लिए सभी लाभार्थियों के साथ साथ प्रयागराज वासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। बहनों और भाइयों, यह वर्ष हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यह वर्ष इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जनवरी 2025 में 12 वर्ष के बाद लगने वाला दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ का, प्रयागराज महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। हमारा प्रयागराज एक बार फिर से वैश्विक मंच पर अपनी सुव्यवस्था, अपनी सुरक्षा, अपनी स्वच्छता के लिए फिर से अपनी अमिट छाप छोड़ेगा और दुनिया से आने वाले सनातन धर्मावलंबियों को अवगत करने और आतिथ्य करने का एक अवसर हमारे प्रयागराज वासियों को प्राप्त होगा। इसकी तैयारी के साथ आज जुड़ी हुई परियोजनाएं प्रयागराज और फूलपुर के साथ जुड़ी हुई है। इसके लिए भी आप सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं और अभी से तैयारी के लिए भी आह्वान करने के लिए आया हूं। बहनों और भाइयों, आज यहां पर लगभग 650 करोड़ रुपए की परियोजना का हमने लोकार्पण और शिलान्यास किया है और एक योजना तो इसमें एक ऐसी भी है सड़क की, ये मेरे संज्ञान में आया था। हमारे यहां की सांसद श्री प्रवीण पटेल और पूर्व सांसद केसरी देवी पटेल जी ने मेरे संज्ञान में इस बात को दिया था, जिसमें विकास खंड बहादुरपुर थाना क्षेत्र हंडिया के अंतर्गत ग्राम ढोकरी में वहां की सड़क का जो प्रयागराज वाराणसी राजमार्ग से के सैदाबाद से लगभग 5 किलोमीटर की एक सड़क थी, यह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। आज उसकी भी स्वीकृति पत्र लेकर के हम आए हैं कि इसके लिए भी पैसा हम एक साथ उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। अकेले फूलपुर की ही
काफी बड़ी योजनाएं इसके साथ जुड़ी हुई है। फूलपुर की जितनी भी योजनाएं प्रवीण पटेल जी ने, केसरी देवी पटेल जी ने हमारे सामने प्रस्तुत किया था, वे सभी सैंक्शन करते हुए आज उनका शिलान्यास के पट यहां पे लगे हैं। गांव में लगेंगे, एक समय सीमा के अंदर एक कार्य भी पूरे होंगे और फूलपुर फिर से अपने फूल की तरह कमल का फूल खिलता हुआ यहां दिखाई दे, इसकी अपेक्षा के साथ आज हम सब आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं। बहनों और भाइयों, आज युवाओं के लिए 15,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरण के इस कार्यक्रम के साथ भी हम जुड़े हुए हैं, जिसमें 108 कंपनियां यहां पे रोजगार उपलब्ध करवा रही हैं और साथ साथ यहां पे 510 करोड़ रुपए का ऋण वितरण 7,100 से अधिक युवाओं को और उद्यमियों को उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। तो अकेले फूलपुर के 10,000 से अधिक युवाओं को और प्रयागराज के 15,000 से अधिक युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण के कार्यक्रम के साथ भी जोड़ा जा रहा है। बहनों और भाइयों, इन सब के लिए मैं आपको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, आज मैं आया हूं आपके पास से कहने के लिए, मैं आपका आभारी हूं कि आपने लोकसभा चुनाव में प्रयागराज जनपद की फूलपुर लोकसभा सीट पर श्री प्रवीण पटेल जो हमारे विधायक थे, उन्हें लोकसभा में चुनाव जिता करके भेजा है। और प्रवीण पटेल आज आपकी सेवा के साथ सांसद के रूप में अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं और इसी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आज मैं फूलपुर में आया हूं। फूलपुर को इसी प्रकार से, जैसे इस इफ्को के अंदर आपको साफ सुंदर वातावरण देखने को मिल रहा है, अच्छी टाउनशिप मिल रही है, एक व्यवस्थित कार्य योजना के साथ यहां का प्रबंधन जैसे इस टाउनशिप को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, मैं आपको आश्वस्त करता हूं श्री प्रवीण पटेल फूलपुर को, पूरी लोकसभा सीट को इसी तर्ज पर यहां के माननीय विधायकों के साथ मिलकर के, महापौर और जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ मिलकर के इसी तर्ज पर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन उनको ताकत तो आपको भी देनी पड़ेगी, आपको भी देनी पड़ेगी। बहनों और भाइयों, कहने की आवश्यकता नहीं, ये प्रयागराज हमारा आध्यात्मिक नगरी है। देश और दुनिया बड़ी श्रद्धा भाव के साथ यहां आती है। मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती के इस त्रिवेणी में संगम में स्नान करके जन्म जन्मांतर को अपने पुण्यों के साथ जोड़ने का काम करती है। ऐसी पावन धरा जहां साक्षात भगवान प्रयागराज का दर्शन हमें प्राप्त होता है, द्वादश माधव का दर्शन प्राप्त होता है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। मां गंगा के असीम कृपा जिस क्षेत्र पर बनी रहती है, वह क्षेत्र जो सनातन धर्मावलंबियों का वैदिक कालखंड से इस सरदार आस्था का केंद्र बिंदु रहा है, जिस केंद्र में दुनिया की सबसे प्राचीन गुरुकुल महर्षि भारद्वाज ने जिस प्रयागराज में स्थापित की थी, उस प्रयागराज के सामने पहचान का संकट किसने खड़ा कर दिया था? किसने खड़ा किया था? ये जो जाति जाति के नाम पे लड़ाने वाले लोग हैं ना, आज जो कह रहे हैं, तमाम प्रकार की बात कर रहे हैं, तमाम प्रकार की बड़ी बड़ी उद्घोषणा अपनी मन बढ़ई में करने का फिर से दुस्साहस कर रहे हैं। क्या ये सच नहीं है? क्या ये सच नहीं है? ये वही लोग हैं जो टीपू आज सुल्तान बनने का ख्वाब फिर से देख रहे हैं। बहनों और भाइयों, यही टीपू थे जो माफिया के सामने नाक रगड़ करके आपके सामने पहचान का संकट खड़ा करते थे। क्या ये सच नहीं है? इन माफियाओं को गले का हार बना करके प्रयागराज के अस्तित्व के सामने, प्रयागराज वासियों के सामने पहचान का संकट खड़ा करने का काम इन्होंने किया था। ये गुमराह करते हैं। क्या ये सच नहीं? इन्हीं माफियाओं ने राजू पाल की हत्या की थी। राजू पाल एक गरीब परिवार से थे। राजू पाल एक गरीब परिवार से थे, विधायक बने थे,
लेकिन किस निर्ममता के साथ उनकी हत्या हो गई थी। उस समय इन्हें याद नहीं आ रहा था पीटीए, राज्यपाल मार दिए गए, लेकिन इनको अपनी कुर्सी की चिंता थी। तब इनको अपनी कुर्सी की चिंता थी। तब राज्यपाल जैसे गरीब मारे जाते हैं, उमेश पाल जैसे मारे जाते हैं, हम लोगों ने तो कहा कि अपराध और अपराधियों को बख्शेंगे नहीं, जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य करेगी। हम सुरक्षा सबको देंगे, सम्मान सबको देंगे, विकास सबका करेंगे। लेकिन अगर किसी ने किसी बेटी वहां चलती हुई बेटी पर हाथ डालने का दुस्साहस किया तो उसके हाथ अलग होंगे, पैर अलग होंगे, जरूर करवा देंगे। हर बेटी को सुरक्षा प्रदान करना ये सरकार का दायित्व है और सरकार अपने इस दायित्व का निर्वहन करेगी, किसी भी हद तक जाकर के करेगी। हर व्यापारी को सुरक्षा प्रदान करना हमारा कार्य है और सरकार किसी भी हद तक जाकर के सुरक्षा भी देगी, उन्हें सम्मान भी देगी। हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान करना, हर बहन और हर बेटी की सुरक्षा करना इस सरकार का कार्य है, सरकार उसको भी करेगी। और तब भी मैंने कहा था, माफिया अगर सिर उठाने का दुस्साहस करेगा तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम भी सरकार करेगी। और बहनों और भाइयों, आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, ये जो बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन माफियाओं के सामने आज कभी नाक रगड़ा करते थे, उनके सामने, दंगाइयों के सामने नाक रगड़ा करते थे। अरे बुलडोजर चलाने के लिए हिम्मत चाहिए, हिम्मत। ये दंगाइयों के सामने और माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाले बुलडोजर क्या चलाएंगे? बुलडोजर को देख करके इनको वैसे ही हार्ट अटैक हो जाएगा। ये लोग नहीं झेल पाएंगे इन बातों को। लेकिन बहनों और भाइयों, मैं आया हूं आपके सामने, ये मंच आया है आपके सामने आपको आश्वस्त करने के लिए। कुंभ आपने 2013 में भी देखा होगा और कुंभ का आयोजन 2019 में भी देखा होगा। 2013 में जो भी आया होगा संकल्प लेके गया कि दोबारा इस प्रकार की दुर्व्यवस्था में नहीं आऊंगा। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में जब 2019 में प्रयागराज कुंभ हुआ, मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगियों ने, यहां के माननीय जनप्रतिनिधियों ने, माननीय सांसद प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी, श्रीमती केसरी देवी पटेल, महापौर, यहां पर उस समय की महापौर ने, और साथ साथ यहां के हमारे स्वास्थ्य मंत्री उस समय के श्री सिद्धार्थनाथ सिंह, श्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी, इन सभी लोगों ने मिलकर के, यहां के मान्य विधायकों ने, सबने मिलकर के अथक परिश्रम किया और परिणाम क्या रहा? 2019 में कुंभ कैसे होता है प्रयागराज ने बता दिया। कुंभ स्वच्छता, सुरक्षा और सुव्यवस्था का एक मॉडल होता है। प्रयागराज का सम्मान दुनिया के अंदर बढ़ा था और बहनों और भाइयों, उसी सम्मान को बहाल करने के लिए आज हम फिर आपके पास आए आपसे कहने के लिए, अच्छा काम करते हैं, व्यक्ति को भी सम्मान मिलता है और साथ साथ हमारे शहर को भी, हमारे जनपद को भी एक नई पहचान मिलती है। जब अच्छा काम करते हैं, आप दुनिया के अंदर कहीं जाएंगे, कहेंगे मैं प्रयागराज से हूं, फूलपुर से हूं, लोग सम्मान देंगे। लेकिन बहनों और भाइयों, क्या ये सम्मान उत्तर प्रदेश वासियों को, प्रयागराज वासियों को 2017 के पहले भी मिलता था क्या? 2017 के पहले तो कहीं जाते थे, लोग पूछते थे कहां से आए हैं। अगर कोई कह दे कि यूपी से है, प्रयागराज से हैं, गोरखपुर से हैं, तो उस समय लोग बड़ी हेत इससे देखते थे, हटा देते थे, कहते थे ठीक है आप जाइए भैया। लोगों को लगता था पता नहीं किस वेश से आया है, क्यों आया है। यानी होटल और धर्मशाला में भी कहीं कमरा नहीं मिलता था देश में। ये पहचान का संकट इन्हीं लोगों ने खड़ा किया था जो आज पीडीए के नाम पर आपको गुमराह करने के लिए आए हैं। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकी है। ये सत्ता में आए थे, चाचा भतीजा वसूली में व्यस्त हो गए थे और प्रयागराज से ज्यादा कौन जानता है। यहां उनके पोस्टर लगते थे, कौन कौन लोगों को आयोगों के अध्यक्ष बना दिए थे
और आयोग के अध्यक्ष किस प्रकार के मस्त हो गए थे लूट करने में, इन नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में। हम लोगों ने तो कहा कि अगर नौजवान के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ करेगा उसकी जगह जेल होगी, जेल। कोई भी युवा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है, और जो करेगा जेल भी भेजेंगे, संपत्ति को जब्त भी करेंगे, और फिर जैसे प्रयागराज में माफिया की जमीन पर कब्जा से मुक्त करवा करके गरीबों के आवास बनाए गए, ऐसे ही आवास भी बनाएंगे, महिला संरक्षण गृह भी बनाएंगे, और समाज के अलग अलग तबके के लिए भी आवास की सुविधा वहां उपलब्ध करवाने का काम कराएंगे। बहनों और भाइयों, कार्य करने के लिए नेक नियत चाहिए, सरकार की स्पष्ट नीति चाहिए, कार्य करने का एक जज्बा होना चाहिए, चुनौतियों से सम और विषम परिस्थितियों में लड़ने का, आगे बढ़ने का एक जज्बा होना चाहिए। याद करिए 2017 के पहले उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य हो गया था, न युवाओं को नौकरी मिलती थी, न रोजगार मिलता था, न कोई निवेश करने के लिए आता था, अन्नदाता किसान आत्महत्या कर रहा था, बेटी सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी का सम्मान भी नहीं था और उसको सुरक्षा भी नहीं थी, समाज का कोई तबका खुशहाल नहीं था, दंगे होते थे, बड़े बड़े दंगे होते थे, महीनों महीनों तक दंगे चलते थे। आपने 7.5 वर्ष में कहीं दंगे का नाम सुना है क्या? कहीं दंगा हुआ है क्या? और कोई दंगा कर पाएगा क्या? दंगा करने की कीमत क्या होगी है? ये उल्टे पोस्टर जब टंगेंगे ना शहर शहर में, और फिर उनसे वसूली होगी 7 पीढ़ियों तक की, ये सारी संपत्ति वसूली होगी। अच्छे अच्छे दंगाई दंगा करना भूल गए हैं। अच्छे खासे जो पहले माफिया सत्ता को संचालित करते थे, इस समाजवादी पार्टी की सरकार को, कांग्रेस की सरकार को जो माफिया संचालित करते थे, उन माफियाओं की पैंट गीली होती हुई भी आप लोगों ने देखी होगी, कैसे गिड़गिड़ाते थे। बहनों और भाइयों, ये माफिया समाज का कोड है, कोड। जब तक आप इसको निकाल बाहर नहीं करेंगे, तब तक वर्तमान और भविष्य ये लोग लगातार आपका खराब करते रहेंगे। और इसलिए लड़ने का एक जज्बा, जैसे सरकार लड़ रही है, ऐसे ही हम सबको लड़ना होगा। मेरे लिए आज प्रयागराज आना बहुत महत्वपूर्ण है, फूलपुर में आना महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि लगातार हमारा व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा विभाग, स्किल डेवलपमेंट विभाग, श्रम और सेवायोजन विभाग के माध्यम से जो रोजगार मेले के क्रम लगे, कहीं मैं गया हूं, कहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी गए हैं, कहीं पर डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी गए हैं, कहीं पर जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह गए हैं, कहीं पर कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी गए हैं, और कहीं पर मुझे भी आने का अवसर प्राप्त हुआ है। और मुझे प्रसन्नता होती है जब हमारा युवा नौकरी और रोजगार के लिए कहता है कि हमें नौकरी भी चाहिए, मैं अपनी शिक्षा को भी आगे बढ़ाऊंगा, मैं मां बाप पर बोझ नहीं बनूंगा। यह अच्छी बात है, और इसीलिए सरकार ने आपके लिए व्यवस्था की है सीएम इंटर्नशिप की स्कीम। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है पीएम इंटर्नशिप की स्कीम। कोई भी उद्यम, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी उद्योग, अगर किसी पढ़ने वाले कोई नौजवान ग्रेजुएशन कर रहा है, फाइनल ईयर है, पढ़ाई के साथ साथ नौकरी करना चाहता है, आधा मानदेय वह इंस्टीट्यूशन या उद्योग देगा, आधा सरकार देगी, और सर्टिफिकेट मिलने के बाद फिर उसका प्लेसमेंट की गारंटी होगी। एमएसएमई विभाग के हमारे मंत्री यहां पर हैं, श्री राकेश सचान जी, इनके द्वारा एमएसएमई विभाग में 10 लाख युवाओं के लिए एक नई योजना प्रारंभ हो रही है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी की। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी के माध्यम से 10 लाख नए उद्यम लगाने हैं, और हम लोग पहले चरण में 5 लाख और दूसरे चरण में 10 लाख ब्याज मुक्त ऋण देंगे। बैंक का जितना भी उसमें ब्याज आएगा सब सरकार बढ़ेगी, आपकी ओर मुनाफा कमाते जाइए।
ये ऋण युवाओं को तो मिलेगा, लेकिन नंदी जी को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अब युवा नहीं, ये बुजुर्ग की तरफ बढ़ रहे हैं आगे। बहनों और भाइयों, इसलिए मैं आप सबसे कहूंगा, आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। नंदी जी के पास एक अनुभव है। यहां पे मैं देख रहा हूं तमाम ऐसे उद्यमी आए हैं जिनको मैन पावर चाहिए, अच्छा मैन पावर चाहिए। वे लोग बताएंगे, स्किल डेवलपमेंट विभाग बता रहा है, और हमें एक हमारे पास करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। नंदी जी ने भी जब काम प्रारंभ किया होगा, बहुत छोटे से काम प्रारंभ किया होगा, आज उनका कार्य का विस्तार हुआ, उन्होंने अपने कार्य का विस्तार दिया। सीख करके जज्बा होना चाहिए, कार्य करने की एक ललक होनी चाहिए, और ये छोटी सी पूंजी बाद में बड़ी पूंजी बनती है। सरकार उसमें सपोर्ट कर दे तो वही बाद में अपना एक नया स्टार्टअप स्थापित कर सकता है, एंटरप्रेन्योर बन सकता है, वही बाद में उद्योगपति बन सकता है, वही फिर किसी एक फील्ड का बादशाह बन सकता है, और फिर उसकी तूती बोलती भी दिखाई देगी। मेहनत से कमाया गया पैसा फलता फूलता भी है, लंबे समय तक पीढ़ियों को यशस्वी बनाता है, और सही मार्ग का अनुसरण करते हुए हम कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हैं। और मुझे प्रसन्नता हुई, 15,000 युवा एक साथ यहां पे नौकरी और रोजगार प्राप्त कर रहा है। आज बहनों भाइयों, इससे पहले मैं लखनऊ में 12 विभागों के 1300 नौजवानों को, 1374 नौजवानों को हम वहां पे सरकारी नियुक्ति पत्र देकर के आए हैं। और मैं आपको आश्वस्त करने जा रहा हूं, अभी आपने देखा होगा 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को 60,200 से अधिक पुलिस भर्ती के लिए हम लोगों ने परीक्षा ली है। इसके परिणाम बहुत शीघ्र आने वाले हैं, और परिणाम आएंगे 60,200 से अधिक युवा। उत्तर प्रदेश का युवा केवल उत्तर प्रदेश पुलिस का पार्ट बनने जा रहा है। 60,200 ये बनेंगे, और जैसे ये भर्ती पूरी होगी फिर से 40 से लेके 45,000 नई भर्ती फिर से आ जाएगी। अकेले अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से हम लोग लगभग 40,000 युवाओं को तो अब सर्टिफिकेट देने के क्रम में, नियुक्ति पत्र देने के क्रम में सरकारी नौकरी में आगे बढ़ रहे हैं। आप नोट करिए कितने बड़ी संख्या में, और फिर इतने ही और भर्ती के रियाचन उनको हम देने जा रहे हैं कि युवाओं को नौकरी दो। उत्तर प्रदेश में नौकरी की कमी नहीं होगी। आज हमारा उत्तर प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस प्रदेश है। शिक्षा आयोग का गठन हो चुका, शिक्षा आयोग कार्य करने जा रहा है। बेसिक, माध्यमिक, उच्च, तकनीकी, व्यावसायिक, मेडिकल एजुकेशन में बहनों और भाइयों 60,000 से अधिक नियुक्तियां इंतजार कर रही हैं। वहां पर भी बड़ी पैमाने पर नियुक्ति की प्रक्रिया, अलग अलग विभागों में नियुक्ति की प्रक्रिया धड़ल्ले से आगे बढ़ेगी। और अब माफिया नहीं, अब दंगाई नहीं, यूपी सुरक्षा का मॉडल प्रदेश बन चुका है। उत्तर प्रदेश आज निवेश का, इन्वेस्टमेंट का सबसे ड्रीम डेस्टिनेशन बना है। सबसे अच्छा निवेश आज यूपी के अंदर हुआ है। 40 लाख करोड़ रुपए की निवेश की परियोजनाएं हमें मिली हैं, और ये 40 लाख करोड़ का मतलब 1.5 करोड़ नौजवान को सीधे सीधे नौकरी। ये भी तो प्रयागराज में तैयारी कर रहे हैं युवाओं के लिए। लखनऊ में, प्रदेश के अलग अलग जनपदों में मैं अभी नियुक्ति पत्र दे रहा था। जब मैं लखनऊ में नियुक्ति पत्र दे रहा था, उसमें कौशाम्बी के भी नौजवान थे, फतेहपुर के भी थे, सोनभद्र के भी थे, मिर्जापुर के भी थे, चित्रकूट के भी थे, चंदौली के भी थे, भदोही के भी थे, बिजनौर के भी थे, सहारनपुर के भी थे, ललितपुर के भी थे, और महोबा के भी थे। हर कोने से आज युवा भर्ती हो रहा है, उसको नौकरी मिल रही है। और पहले तो चाचा भतीजे के द्वारा कैसी लूट मचाई जाती थी कि जाकर के वसूली करते थे, एरिया बांट दिए जाते थे, किधर चाचा जाएगा, कहीं भतीजा, कहां भतीजा जाएगा, कहां पर
दूसरा भतीजा जाएगा, कहां पर, ये सब महाभारत के रिश्ते एक साथ टूट पड़ते थे। अलग अलग जनपद और कमिश्नरी बांट दी जाती थी, वसूली करते थे, और बाद में जब वसूली में कम और ज्यादा होता था तो चाचा को धक्का देकर बाहर कर दिया जाता था। बहन और भाइयों, अब ऐसा नहीं होगा। यूपी में अब कोई वसूली नहीं कर सकता है। यूपी के युवाओं के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। आज यूपी रेवेन्यू सरप्लस प्रदेश बन चुका है। जो उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य था, आज वह भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बन चुका है। आज उत्तर प्रदेश देश की दूसरी नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है, और उत्तर प्रदेश को अपनी इस युवा ताकत के बल पर हमें अगले 3 से 4 वर्ष में नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाना। देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था। नंबर 1 की अर्थव्यवस्था का मतलब जहां पे हर हाथ को काम हो, हर चेहरे पर खुशहाली हो, हर बेटी की सुरक्षा हो, हर व्यापारी का सम्मान हो, अन्नदाता किसान को उसकी उपज का उचित दाम मिल सके, और प्रदेश आर्थिक उन्नति और समृद्धि के एक नए सोपान को प्राप्त करता हुआ तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे। और उस क्रम में आज हम आगे बढ़ चुके हैं। बहनों और भाइयों, मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे यह अपील करूंगा, ये विकास की योजनाएं हमें हमारे लिए तभी उपयोगी हो सकती है जब सुरक्षा होगा, जब समृद्धि के नए सोपान की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। और याद रखना, कोई ऐसी गलती मत करना जो पुराने समय के उस दुस्वप्न को फिर से आपके सामने उस प्रकार का पहचान का संकट खड़ा करने वाले फिर से आपको धमकी देते हुए, लूट खसोट करते हुए, अराजकता फैलाते हुए दिखाई दे। कतई नहीं, इस प्रकार की स्थिति नहीं आने देनी है। इसी के लिए आज मैं फूलपुर में आया हूं। मैं एक बार फिर से श्री प्रवीण पटेल जी को सांसद बनाने के लिए फूलपुर की जनता का हृदय से मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आप सभी का अभिनंदन करता हूं। नियुक्ति पत्र, लोन, स्मार्टफोन प्राप्त करने वाले युवाओं को बधाई देता हूं, और प्रयागराज को इन योजनाओं की और फूलपुर को खासतौर पर इन योजनाओं की हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपके इस प्रेरणादायक उद्बोधन के लिए। मैं अनुरोध कर रही हूं माननीय